7 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए, 66 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई जानवर पानी में बह गए। ये असम के आज का सच है। पर आखिर हर साल असम पानी में क्यों डूब जाता है? क्या ये सिर्फ कुदरत का कहर है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मैन मेड रीजन है? आइए जानते हैं। देखिए, असम के लिए फ्लड्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो तबाही मची है वो वाकई डरा देने वाली है। स्टेट के 9 से 12 डिस्ट्रिक्ट्स फ्लड से हेविली अफेक्टेड है, लेकिन सबसे खराब हालत 3 डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, शिवसागर, चराईदेव और जोरहट की। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक स्टेट में अब तक 66 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 40 से ज्यादा लोग अभी भी मिसिंग है। इस फ्लड ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि 3.5 लाख से ज्यादा पालतू जानवर और पोल्ट्री को प्रभावित किया है। काजीरंगा नेशनल पार्क जैसे कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। हॉग डियर, राइनोस और कई दुर्लभ वाइल्ड एनिमल्स अपनी जान गंवा चुके हैं और लगभग 56,000 हेक्टेयर से ज्यादा की खेती की जमीन पानी में डूब चुकी है। लेकिन सवाल वही उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे एक नहीं कई रीजंस हैं, जिन्हें हम 2 पार्ट्स में समझते हैं। पहला है नेचुरल रीजन और दूसरा है मैन मेड रीजन। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल रीजंस की, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है असम की बोल लाइक यानी कटोरे जैसी ज्योग्राफी। असम एक पतली घाटी है जो चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है। नॉर्थ में ईस्टर्न हिमालयाज और भूटान की पहाड़ियों से, ईस्ट में पटकई एंड नागा हिल्स से, साउथ में मेघालय प्लेटू और गारो खासी एंड जैंतिया हिल्स से, तो वहीं नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के डाफला और मिशमी हिल्स से। अब मॉनसून में असम के अपने डिस्ट्रिक्ट्स में ही नॉर्मल से बहुत ज्यादा और कंटिन्यूअस बारिश हुई। इस वजह से असम की जमीन पहले से ही पानी से पूरी तरह भर चुकी थी और वहां की लोकल छोटी बड़ी नदियां पहले से ही ओवरफ्लो हो रही थी। ऊपर से पड़ोसी स्टेट नागालैंड में 400% ज्यादा बारिश हुई। तो हुआ क्या कि ये सारा पानी बहकर असम में आया। क्योंकि नागालैंड की सारी नदियां ब्रह्मपुत्र में ही मिलती है, इसलिए ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज ओवरफ्लो होने लगी। और क्योंकि असम के चारों तरफ ऊंचे पहाड़ हैं, पानी के पास कहीं फैलने या आगे निकलने का रास्ता ही नहीं बचा। ये तो पहला रीजन था। बची हुई कसर क्लाइमेट चेंज पूरी करता है। अब पहले जैसी रेगुलर बारिश नहीं होती, अब होती है एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स, यानी 2 महीने का पानी सिर्फ 2 से 3 दिनों में ही गिर जाता है, जिससे फ्लैश फ्लड्स आते हैं। तीसरा कारण है अर्थक्वेक। 1950s के असम अर्थक्वेक ने ब्रह्मपुत्र के रिवर बेड को परमानेंटली रेज कर दिया था, जिस वजह से नदी के पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी परमानेंटली कम हो गई। लेकिन ये तो सिर्फ आधा सच है। असली विलन तो हम खुद हैं। सबसे बड़ा मैन मेड कारण है अनकंट्रोल्ड माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन। जब हमने स्टेट के गवर्नमेंट अप्रूव्ड माइनिंग रिकॉर्ड्स को इन्वेस्टिगेट किया तो एक हैरान कर देने वाला फैक्ट सामने आया। 2017 से 2021 के बीच 2000 से ज्यादा माइनिंग प्लान्स अप्रूव किए गए, जिन 3 डिस्ट्रिक्ट्स शिवसागर, चराईदेव और जोरहट में सबसे ज्यादा तबाही मची है, वो टॉप माइनिंग हॉटस्पॉट्स में आते हैं। माइनिंग के लिए जंगल काटे गए, जिससे मिट्टी लूज हो गई। हेवी रेन में ये सारी मिट्टी और मलबा बहकर ब्रह्मपुत्र में जमा हो गया। इस प्रोसेस को सिल्टेशन कहते हैं। सिल्टेशन ने नदी के रिवर बेड को भर दिया, जिससे नदी की पानी होल्ड करने की डेप्थ बहुत कम हो गई। दूसरा रीजन है डैम्स। पहले ही ब्रह्मपुत्र नदी अपने फुल कैपेसिटी पर बह रही थी, जिस वजह से छोटी नदियों का पानी उसमें आसानी से मर्ज नहीं हो पा रहा था। और ऐसे हालत में नागालैंड के डोयांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डैम से अचानक लाखों क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। नागालैंड की डोयांग रिवर असम की धनसिरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इस वजह से गोलाघाट, जोरहट और शिवसागर बेल्ट में और ज्यादा नुकसान हुआ। देखो,
असम की ज्योग्राफी को हम बदल नहीं सकते। पहाड़ों से बारिश का पानी नीचे आएगा ही, लेकिन जंगलों को डिफॉरेस्टेशन से बचाना, अनकंट्रोल्ड माइनिंग परमिट्स नहीं देना और डैम्स के फ्लो को प्रॉपरली मैनेज करना, ये हमारे हाथ में था। वर्ल्ड में नीदरलैंड्स जैसे देश जिन्होंने रूम फॉर द रिवर प्रोजेक्ट से फ्लड्स को कंट्रोल किया, यानी पानी को रोकने के बजाय उसे नेचुरल फ्लड प्लेन्स में फैलने की जगह दी। असम को भी टेम्पररी रिलीफ मेजर्स के बजाय ड्रेडिंग यानी नदी की गहराई बढ़ाना और एक लॉन्ग टर्म परमानेंट इकोलॉजिकल प्लान की जरूरत है।